हेलो दोस्तों, मैं विकास विकासी जब मेंटर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से एक नया सेट लेकर आ गया हूं जो कि हिंदी का सेट है। ठीक है। और सेट नंबर 5 है। सेट नंबर 5। इससे पहले मैं सेट नंबर 1 से लेकर 4 तक करवा दिया हूं। और अब आज मैं 5 और 6, 5 नंबर और 6 नंबर सेट डिस्कस करूंगा। ठीक है। और प्रत्येक सेट में 70 क्वेश्चन है। ठीक है। कितना है? तो 70 क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। और उससे पहले मैं बता दूं कि इसका जितना भी जीके जीएस और करंट का क्वेश्चन बन रहा था इस सेट में, तो ये वॉल्यूम वन में 15 सेट और वॉल्यूम 2 में 14 सेट, ये दोनों मिलाकर 29 सेट हो रहा है। 29 सेट का डिस्कशन मैं करवा दिया हूं अपने चैनल पर। ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। एडीओ एग्जाम से पहले या बिहार दरोगा के एग्जाम से पहले आप लोग देख कर ही जाइएगा। बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि ये रुक्मणी प्रकाशन का सेट है जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सेट करता है। ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। और एक और बात कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। आगे एक नंबर क्वेश्चन कहता है कि खिन्न खिन्न का विलोम क्या होगा? बताइए, खिन्न का विलोम क्या होगा? बताइए। तो 31 का आंसर क्या होगा? 31 का आंसर होगा बी, यानी कि प्रसन्न। एक तरफ खिन्न, खिन्न मतलब दुखी होता है, और एक तरफ उल्टा उसका हो गया प्रसन्न, प्रसन्न हो गया उल्टा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन। निम्न वाक्य में किस पद पर त्रुटि है? बताइए, किस पद पर त्रुटि है? तो कहता है कि मेले में विद्यार्थी की कई टोलियां थी। मेले में विद्यार्थी की कई टोलियां थी। तो इसमें गलत कौन है? तो 32 का आंसर क्या होगा? 32 का आंसर होगा ए, यानी कि टोलियां। यहां पर देखिए, यहां पर कई भी दिया है और टोलिया भी दिया है। तो टोलिया अपने आप में ही बहुवचन है। ठीक है। तो यहां पर कई टोली होगा, कई टोली होगा, टोलिया नहीं होगा। ठीक है। तो टोलिया गलत है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से बहुवचन से संबंधित वाक्य पहचानिए। तो इसमें से बहुवचन से कौन है? बताइए। तो 33 का आंसर क्या होगा? 33 का आंसर होगा डी, प्रेम और हरि तुम्हारे मामा है। प्रेम और हरि तुम्हारे मामा है, ये बहुवचन वाक्य है। क्यों बहुवचन है? क्योंकि एक प्रेम हो गया और एक हरि हो गया, यानी कि एक से अधिक, एक से अधिक का मतलब बहुवचन हो गया। यहां पर दो आदमी का बात हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अनन्या स्नेहा को पत्र लिख रही है। प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग कर इस वाक्य को लिखिए। प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग करना है। ठीक है। तो 34 का आंसर क्या होगा? 34 का आंसर होगा ए, अनन्या स्नेहा से पत्र लिखवाती है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर बोल रहा है कि अनन्या स्नेहा को पत्र लिख रही है, और यहां पर कह रहा है कि अनन्या स्नेहा से पत्र लिखवाती है। तो यहां पर प्रेरणार्थक क्रिया में होता है कि लिखवाना। ठीक है। किसी अपना काम किसी और से करवाना। ठीक है। अपना काम किसी और से करवाना। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें उचित मुहावरे का प्रयोग नहीं हुआ है। बताइए, किसमें उचित मुहावरे का प्रयोग नहीं हुआ है? तो 35 का आंसर होगा क्या होगा? तो ए होगा, यानी कि तुमने मेरा इतना पैसा ले रखा है लेकिन मुझे देखते ही कन्नी चाटने लगते हो। कन्नी चाटना नहीं होगा, कन्नी काटना होगा। कन्नी क्या होगा? कन्नी काटना, तब ये सही होगा। ठीक है। और बी सही है, सी सही है और डी सही है। ठीक है। मेरे तो काम करने के लिए मैंने तो काम करने के लिए कमर कस ली है, अब सब कुछ करना है अपने परिवार के लिए। ये सही है। सी, मैं चाहे कब्र खोद कर इतना पैसा लाऊं, तुमसे क्या मतलब, तुम तो यह जमीन बेचने के लिए मान जाओ बस। ठीक है। और डी नंबर, तुमने मेरा इतना नुकसान किया है, अब मैं भी तुम्हारे कपड़े न उतरवा लिए तो मेरा नाम नहीं। ठीक है। तो ये भी सही है। ठीक है। हिंदी से डरना नहीं है, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन। 6 महीने का समय, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए, 6 महीने का समय के लिए एक शब्द क्या होगा? तो 36 का आंसर क्या होगा? 36 का आंसर होगा डी, यानी कि छमाही। इसको क्या कहेंगे? तो छमाही कहेंगे। नेक्स्ट 37 नंबर। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चयन करें। शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो 37 का आंसर क्या होगा? 37 का आंसर क्या होगा? 37 का आंसर होगा बी, यानी कि मेरे पास केवल एक घड़ी है। मेरे पास केवल एक घड़ी है, ये सही है। ठीक है। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि जो रेखांकित किया गया है इसके स्थान पर क्या आएगा? तो लड़का अपने गांव गया और वहां आकर अपने मित्र से मिला। ठीक है। तो ये रेखांकित की जगह पर क्या आएगा? तो 38 का आंसर क्या होगा? 38 का आंसर होगा ए, यानी कि लड़का अपने गांव गया और वहां जाकर अपने मित्र से मिला। ठीक है। वहां जाकर, और यहां पर दिया है आकर। ठीक है।
तो ये ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। ठीक है, तो अनुचर, अनुचर का पर्यायवाची क्या होगा बताइए। तो 39 का आंसर होगा ए, यानी कि सेवक। अनुचर का मतलब क्या होता है, तो सेवक होता है। नेक्स्ट 40 नंबर, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। एक शब्द क्या होगा, तो साथ पढ़ने वाला। साथ पढ़ने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, तो 40 का आंसर होगा सी, यानी कि सहपाठी। जो हमारे साथ पढ़ता है वो हमारा सहपाठी होता है। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अब इसका पर्यायवाची क्या होगा, स्नेह का। स्नेह का पर्यायवाची क्या होगा, तो 41 का आंसर होगा बी, यानी कि प्रेम। प्रेम, इसका पर्यायवाची प्रेम होगा। हम कोई भी चीज को 2 से 3 बार इसलिए बोलते हैं कि आपके आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। आपको बार बार सुनिएगा आप तो वो याद होता है। ठीक है, इसीलिए हम 2 से 3 बार बोलते हैं। चलिए 42 नंबर, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। आजकल परिवार में क्या बढ़ रही है बताइए, आजकल परिवार में क्या बढ़ रहा है, तो 42 का आंसर क्या होगा, 42 का आंसर होगा डी, यानी कि दूरियां बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसको भरना है। तो मैं अवधि भाषा मैं अवधि भाषा और खाली स्थान सकता हूं। मैं अवधि भाषा खाली स्थान सकता हूं, तो यहां पर क्या आएगा, तो 43 का आंसर क्या होगा, 43 का आंसर होगा बी, यानी कि समझ सकता हूं। मैं अवधि भाषा समझ सकता हूं। नेक्स्ट, प्रतिदिन आपराधिक खाली स्थान बढ़ते जा रहे हैं। बताइए, प्रतिदिन आपराधिक खाली स्थान बढ़ते जा रहे हैं, क्या होगा यहाँ पर, तो 44 का आंसर क्या होगा, 44 का आंसर होगा बी, यानी कि आपराधिक कर्म। क्या, तो आपराधिक कर्म बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट, तुम गांव में जाकर सरपंच से बात करो। वाक्य है, ये कौन सा वाक्य है, तुम गांव में जाकर सरपंच से बात करो, ये कौन सा वाक्य है, तो 45 का आंसर क्या होगा, ए होगा, यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य है। कैसा वाक्य है, तो आज्ञा सूचक वाक्य है। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है। लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है, तो 46 का आंसर होगा सी, यानी कि रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के का है। ठीक है, नेक्स्ट, जहरीला शब्द में प्रत्यय है। बताइए, जहरीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है बताइए, तो 47 का आंसर क्या होगा, तो 47 का आंसर होगा ए, यानी कि इला। देखिए 2 तरह का होता है, एक उपसर्ग होता है, एक प्रत्यय होता है। उपसर्ग जो है वो शब्द के आगे लगता है। ठीक है, उपसर्ग जो है वो शब्द के आगे लगता है, और प्रत्यय कहाँ लगता है, तो शब्द के पीछे लगता है। तो यहाँ पर प्रत्यय पूछ रहा है। ठीक है, तो जहरीला में कौन सा प्रत्यय है, तो ईला प्रत्यय है, यानी कि जहर के पीछे ईला लगा है, और दोनों मिलकर क्या हो गया, जहरीला। नेक्स्ट, अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है, तो 48 का आंसर क्या होगा, 48 का आंसर होगा ए, यानी कि ईर्ष्या में व्यथित होना। ईर्ष्या में क्या होना, तो व्यथित होना। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आंखें चार होना। बताइए, ये तो आप लोग बताइए बताइए बता ही दीजिएगा। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है, बता दीजिए, बहुत आसान है। तो 49 का आंसर है क्या, तो बी, यानी कि आमने सामने होना। क्या होना, तो आमने सामने होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 50 नंबर, लौट कर आऊंगा फिर, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम क्या है। लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम क्या है, तो 50 का आंसर होगा डी, यानी कि प्रयाग शुक्ल। क्या, तो प्रयाग शुक्ल। ठीक है, नेक्स्ट, कल्पित में कौन सा प्रत्यय है, कल्पित में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय बताया है ना, प्रत्यय जो है वो शब्द के पीछे लगता है। ठीक है, तो कल्पित में कौन सा प्रत्यय है, तो 51 का आंसर होगा सी, यानी कि इत प्रत्यय। क्या, तो इत प्रत्यय। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन, कारतूस और कर्फ्यू किस भाषा का शब्द है। कारतूस और कर्फ्यू जो है वो किस भाषा का शब्द है बताइए, तो 52 का आंसर होगा सी, यानी कि फ्रेंच भाषा का शब्द है। कैसा शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द का उदाहरण क्या है। योग रूढ़, ध्यान रखिएगा, यहां पर पूछ रहा है योग रूढ़। ठीक है, तो योग रूढ़ का मतलब होता है कि कोई एक विशिष्ट अर्थ देता है। ठीक है, देखिए ये भी तीन प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है, जैसे ये इसमें योग रूढ़ पहचानना है, तो योग रूढ़ का मतलब होता है कोई विशेष विशेष अर्थ देता है। तो 53 का आंसर क्या होगा, 53 का आंसर होगा ए, यानी कि मनोज। मनोज, मनोज यानी कि मन को हरने वाला। ठीक है, मनोज। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है? बताइए देशज शब्द कौन सा है? देशज शब्द यानी ध्यान रखिए देशज शब्द कौन सा है, छाटिए इसमें से। तो 54 का आंसर होगा डी, यानी कि डोंगा। डोंगा क्या है? देशज शब्द है। सुनने में ही लग रहा है डोंगा। डोंगा क्या है? देशज शब्द है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऐसा शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं वो क्या कहलाते हैं? बताइए क्या कहलाते हैं? तो 55 का आंसर क्या होगा? 55 का आंसर होगा बी, यानी कि तद्भव। याद रखिए तद्भव। संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर यानी कि बदल कर हिंदी में प्रयोग होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो तद्भव कहते हैं। ठीक है। और संस्कृत और ऐसा शब्द जो संस्कृत के जैसा ही रहे तो उसको हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। ठीक है, तत्सम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिए गए समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का उचित अर्थ ज्ञात करें। जैसे यहां पर दिया है अर्जन और अर्चन। अर्जन और अर्चन ये दोनों का अर्थ क्या होता है? बताइए ये दोनों का अर्थ क्या होता है? तो अर्जन, तो 56 का आंसर क्या होगा? 56 का आंसर होगा ए, यानी कि अर्जन। अर्जन जो है इसका मतलब होता है कमाना, और अर्चन का मतलब क्या होता है? बाधा। अर्चन का मतलब क्या होता है? बाधा। आप लोग बोलते हैं ना कि अर्चन आ गया, अर्चन आ गया, ये काम में अर्चन आ गया, तो वो बाधा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो संधि विच्छेद वाला है। यानी कि उत्तरोत्तर का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तरोत्तर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो 57 का आंसर क्या होगा? 57 का आंसर होगा बी, यानी कि उत्तर प्लस उत्तर मिलकर क्या बना देगा? तो उत्तरोत्तर बना देगा। उत्तर प्लस उत्तर मिलकर क्या बना देगा? तो उत्तरोत्तर बना देगा। ठीक है, नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अष्ट धातु में कौन सा समास है? अष्ट धातु में कौन सा समास है? बताइए। तो 58 का आंसर क्या होगा? 58 का आंसर होगा ए, यानी कि द्विगु समास है। द्विगु समास कैसे? द्विगु समास बताइए कैसे है? क्योंकि यहां पर आगे संख्या लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अष्ट, आठ, यहां पर आठ लगा है। ठीक है, अष्ट अगर शुरू में अगर संख्या डिनोट करे तो उसको आंख बंद करके द्विगु मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। उज्ज्वल में कौन सा संधि है? बताइए। तो 59 का आंसर होगा बी, यानी कि व्यंजन संधि है। कौन सा संधि? तो व्यंजन संधि। नेक्स्ट, एक दंत का समास विग्रह है। एक दंत का समास विग्रह क्या होगा? तो 60 का आंसर क्या होगा? 60 का आंसर होगा बी, यानी कि एक है दंत जिसके यानी कि गणेश। एक है दंत जिसके यानी कि गणेश भगवान। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आत्मविश्वास में समास है। आत्मविश्वास में कौन सा समास है? तो 61 का आंसर क्या होगा? 61 का आंसर होगा सी, यानी कि तत्पुरुष। तत्पुरुष है। ठीक है, नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रोसिक्यूट के लिए सही हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है? बताइए प्रोसिक्यूट के लिए क्या होगा? तो 62 का आंसर क्या होगा? 62 का आंसर होगा सी, यानी कि अभियोग चलाना। क्या चलाना? तो अभियोग चलाना। नेक्स्ट, भोजनालय किस संधि का उदाहरण है? बताइए भोजनालय जो है वो किस संधि का उदाहरण है? तो 63 का आंसर होगा ए, दीर्घ संधि। क्या? तो दीर्घ संधि। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अबला जीवन हाय, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। प्रस्तुत कविता में शब्द शक्ति है। कौन सा शब्द शक्ति है? बताइए। तो 64 का आंसर होगा क्या? 64 का आंसर होगा बी, यानी कि व्यंजना। ये एक व्यंजना है। क्या है? तो व्यंजना है। ठीक है, याद रखिएगा। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जहां बिना कारण के कार्य होने की कल्पना की जाए वहां कौन सा अलंकार होगा? बताइए। तो 65 का आंसर क्या होगा? 65 का आंसर होगा सी, यानी कि विभावना अलंकार। ठीक है, विभावना, जहां बिना कारण के कार्य होने की कल्पना की जाए वहां पर विभावना अलंकार। नेक्स्ट, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किस अलंकार का दूसरा नाम है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जो है वो किस अलंकार का दूसरा नाम है? तो 66 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि विप्सा अलंकार। क्या? विप्सा अलंकार। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उपमान और उपमेय के अभेद को क्या कहते हैं? उपमान और उपमेय के अभेद को क्या कहते हैं? तो 67 का आंसर होगा बी, यानी कि रूपक अलंकार। क्या? रूपक अलंकार। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? माया दीप नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवे पड़त में कौन सा अलंकार है? माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवे
पड़ंत, इसमें कौन सा प्रत्यय है, कौन सा अलंकार है बताइए। तो 68 का आंसर क्या होगा, 68 का आंसर होगा बी, यानी कि रूपक अलंकार। क्या, रूपक अलंकार है। नेक्स्ट, राधा की गुड़िया, राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है, ठीक है। इस शब्द में कौन सा पद बंद है बताइए, इस शब्द में कौन सा पद बंद है, बहुत सुंदर कौन सा पद बंद है। तो 69 का आंसर होगा सी, यानी कि विशेषण पर बंद। क्यों, क्योंकि ये विशेषण बता रहा है, ठीक है। राधा की जो गुड़िया है बहुत सुंदर है, ठीक है, तो ये विशेषण पर बंद हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भाववाच्य का उदाहरण है, भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। तो 70 का आंसर होगा सी, यानी कि बच्चा से उठा नहीं जाता, बच्चा से उठा नहीं जाता, ये क्या है, तो ये एक भाव प्रकट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, 71 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है 71 नंबर क्वेश्चन, तो राहुल ने मेहनत की होती तो अवश्य अच्छा परिणाम मिलता। तो 71 का आंसर क्या होगा, ये कैसा वाक्य है। तो 71 का आंसर होगा ए, यानी कि संकेतवाचक, ये संकेत दे रहा है। ये क्या दे रहा है, तो संकेत दे रहा है कि राहुल ने मेहनत की होती तो अवश्य अच्छा परिणाम होता, तो ये संकेतवाचक है। नेक्स्ट, अनुचित बातों के लिए आग्रह, अनुचित बातों के लिए आग्रह, इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा होगा। तो 72 का आंसर होगा बी, यानी कि दुराग्रह। अनुचित बातों के लिए जो आग्रह है उसको दुराग्रह कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और 73 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सरकार ने ऋणों की पूर्णतः माफी कर दी, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है बताइए, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो 73 का आंसर होगा बी, यानी कि परिमाणवाचक। ध्यान रखिए, क्यों परिमाणवाचक, क्योंकि यहां पर बोल रहा है कि सरकार ने ऋणों की पूर्णतः, यहां पर ध्यान रखिए पूर्णतः मैंने पूरा, पूरा कम, पूरा, आधा, ये सब क्या परिमाणे ना बता रहा है, तो यहाँ पर परिमाणवाचक हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है बताइए, विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है। तो 74 का आंसर होगा बी, ये, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है, तो ये विस्मयादि बोधक हो जाएगा। नेक्स्ट, 75 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नयनाभिराम का सही संधि विच्छेद कौन होगा, नयनाभिराम का संधि विच्छेद क्या है। तो 75 का आंसर होगा बी, नयन धन अभिराम, नयन धन अभिराम। नेक्स्ट, श्रोता सवाल कर रहा है, श्रोता जो है वो सवाल कर रहा है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रहा है। तो 76 का आंसर क्या होगा, 76 का आंसर होगा बी, यानी कि अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान। क्यों अपूर्ण अपूर्ण वर्तमान होगा, क्योंकि देखिए श्रोता सवाल कर रहा है, यानी कि अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी वो सवाल कर रहा है, तो इसीलिए अपूर्ण हो जाएगा, इसीलिए अपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। और सवाल कर रहा है यानी कि अभी प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है, अभी प्रेजेंट में चल रहा है, इसीलिए वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, खिन्न का विलोम क्या होगा बताइए, खिन्न का विलोम क्या होगा। तो 77 का आंसर होगा ए, 77 का ए, यानी कि मुदित, मुदित, ठीक है। नेक्स्ट, 78 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोमल का विलोम क्या होगा बताइए, कोमल का विलोम क्या होगा, बहुत आसान है, बता दीजिए। 78 का आंसर होगा डी, कठोर, एक तरफ कोमल तो एक तरफ कठोर। नेक्स्ट, कर्तरी शब्द का तद्भव क्या होगा, कर्तरी, कर्तरी शब्द का तद्भव, तद्भव का हम पता है ना कि कर्तरी जो है वो संस्कृत भाषा का है, तो जब संस्कृत से बदल कर जब आए तो उसको हम तद्भव कहते हैं, तो कर्तरी का तद्भव क्या हो जाएगा बताइए। 79 का आंसर होगा ए, कैंची, कर्तरी का तद्भव क्या हो जाएगा, तो कैंची हो जाएगा। नेक्स्ट, 80 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का हिंदी पर्याय कौन सा है। तो 80 का आंसर क्या होगा, 80 का आंसर होगा सी, रोजगार कार्यालय, रोजगार कार्यालय। नेक्स्ट, 81 नंबर, घ, ग, अंग, ठ, त, इनमें से अघोष व्यंजन कौन सा है बताइए, अघोष व्यंजन कौन सा है। तो अघोष व्यंजन आपको पता है कौन कौन होता है, देखिए एक सघोष होता है, एक अघोष होता है, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होता है, और तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होता है, तो सघोष होता है, ठीक है। पहला दूसरा अघोष होता है, और तीसरा चौथा पांचवा का क्या होता है, तो अघोष होता है। तो यहां पर आपसे पूछ रहा है अघोष व्यंजन, ठीक है, अघोष व्यंजन। तो 81 का आंसर क्या होगा बताइए, 81 का आंसर क्या होगा, तो सी होगा, यानी कि दो, इसमें से दो, दो है, दो ऐसे हैं जो अघोष हैं, दो ऐसे हैं जो अघोष हैं। तो दोनों दो कौन कौन है, तो ये त और ठ, त और ठ ये दोनों क्या है, तो अघोष है। त ये त और ठ ये दोनों क्या है, तो अघोष है, ठीक है, अघोष है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
82 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सी भाषा भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं है। यहाँ पर नहीं है, याद रखिएगा। तो 82 का आंसर क्या होगा? 82 का आंसर होगा ए, तुलु। तुलु भाषा जो है वो 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो कौन कौन है? तो तेलुगु है, हिंदी है, उड़िया है और इसके अतिरिक्त बहुत है। ठीक है। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? सिंधी भाषा, तो बताइए क्या होगा? तो 83 का आंसर क्या होगा? तो 83 का आंसर होगा ए, यानी कि ब्रांचड़ अपभ्रंश से। किससे? तो ब्रांचड़ अपभ्रंश से होता है, अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट 84 नंबर, रागी शब्द का तद्भव क्या है? रागी, रागी का तद्भव क्या है? तो 84 का आंसर होगा डी, यानी कि रानी। रागी का तद्भव क्या है? तो रानी है। नेक्स्ट, भाषा भाव बोली, भाषा भाव बोली शब्द इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग है? बताइए इसमें से ये स्त्रीलिंग कौन कौन है? तो 85 का आंसर क्या होगा? 85 का आंसर होगा डी, यानी कि 2 स्त्रीलिंग है। ठीक है। तो स्त्रीलिंग कौन है? तो भाषा और बोली, भाषा और बोली, बोली। भाषा और बोली क्या है? तो स्त्रीलिंग है। और भाव जो है और शब्द, भाव और शब्द जो है वो पुल्लिंग है। ध्यान सुनिए, भाषा और बोली जो है वो स्त्रीलिंग है, भाव और शब्द जो है वो पुल्लिंग है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन, चतुरानंद में कौन सा समास है? चतुरानंद में कौन सा समास? बता दीजिए, अभी बताएं इसका ट्रिक क्या होगा। तो चतुरानंद आगे क्या है? तो अंक को डिनोट कर रहा है, संख्या को डिनोट कर रहा है ना चतुरानंद। ये चतुरानंद मतलब 4, चतुरानंद मतलब 4, पंचानंद मतलब 5, ऐसे संख्या को डिनोट कर रहा है। तो जब संख्या को डिनोट करेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो ये जब संख्या को डिनोट करेगा तो वो द्विगु हो जाएगा। ठीक है। जब संख्या को डिनोट करेगा तो वो द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है। लेकिन चतुरानंद जब एक विशेष अर्थ देता है, जब एक विशेष कोई चीज जब एक विशेष अर्थ देता है तो उसको हम किस में रखेंगे? तो उसको हम बहुब्रीही में रखेंगे। ठीक है। तो बहुब्रीही समास कौन हो जाएगा? तो ये सी, 86 का आंसर क्या होगा? 86 का आंसर होगा सी, बहुब्रीही समास। क्यों? क्योंकि ये चतुरानंद है। चतुरानंद 4 आनंद किसके होते हैं? तो ब्रह्मा जी के। ठीक है। नेक्स्ट, नील गगन शब्द में समास बताइए। नील गगन शब्द में कौन सा समास है? तो 87 का आंसर होगा सी, यानी कि कर्मधारय समास। कर्मधार है समास। नेक्स्ट 88 नंबर, हम लोग दिल्ली घूमने गए और वहां 4 दिन रहे। हम लोग दिल्ली घूमने गए और वहां कितने दिन रहे? तो 4 दिन रहे। किस वाक्य का उदाहरण है? बताइए किस वाक्य का उदाहरण है? तो 88 का आंसर क्या होगा? 88 का आंसर होगा सी, संयुक्त वाक्य का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग दिल्ली घूमने गए और वहां 4 दिन रहे, यहाँ पर 2 वाक्य हो रहा है। ठीक है। यहाँ पर दो वाक्य को जोड़ रहा है, संयुक्त वाक्य, तो यहाँ पर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ठीक है। नेक्स्ट, संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन कौन है? तो 89 का आंसर होगा ए, स्र। ये स्र किससे बनता है? तो स और र से बनता है। ठीक है। स और प्लस र, स प्लस र से मिलकर स्र बना है। ठीक है। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स और ह कौन से व्यंजन है? बताइए ये कौन से व्यंजन है? ये चारों जो है कौन सा व्यंजन है? तो 90 का आंसर होगा बी, उष्म व्यंजन। ठीक है। इनको बोलने से मुंह से गर्म वायु बाहर निकलता है, इसीलिए उष्म व्यंजन है। नेक्स्ट 91 नंबर, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? बताइए योग रूढ़ शब्द जो है वो कौन सा है? तो 91 का आंसर होगा सी, दशानंद। क्या? तो दशानंद ये योग रूढ़ है। ठीक है। योग रूढ़ का मतलब कोई विशेष अर्थ देता है। ठीक है। तो यानी कि दशानंद, दशानंद के मतलब क्या होता है? 10 सर किसके होते हैं? तो वो रावण के होते हैं, तो इसलिए एक विशेष अर्थ दे रहा है। तो दशानंद योग रूढ़ शब्द। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अन और अह क्या है? तो 92 का आंसर होगा सी, यानी कि अयोगवा। अयोगवा 2 ही होते हैं। कौन कौन? तो अन और अह। ठीक है। नेक्स्ट, अब 93 से लेकर 95 तक क्या है? तो ये काव्यांश है, इसको पढ़ के और नीचे इसको उत्तर देना है। ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। कहा गया है धनपति कुबेर व कहां गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर, जपने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में
नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ की झंझानील से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ठीक है, तो ये सब पढ़ के और आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए आंसर इसका हम लोग देते हैं। व्योम प्रवाही में कौन सा समास है, बताइए। व्योम प्रवाही में कौन सा समास है? तो 93 का आंसर होगा ए। क्या होगा? ए, यानी कि कर्म तत्पुरुष। ठीक है, कर्म तत्पुरुष। नेक्स्ट, उपयुक्त पद्यांश में कुबेर है। उपयुक्त पद्यांश में कुबेर कौन है? तो 94 का आंसर होगा सी, यानी कि धनपति। कौन? तो धनपति। नेक्स्ट, 95 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द गंगा का पर्याय नहीं है, यानी कि गंगा का परवाची कौन नहीं है? तो 95 का आंसर क्या होगा? 95 का आंसर होगा डी, भारती। भारती जो है वो गंगा का नहीं है। ठीक है, तो गंगा का कौन कौन है? तो देव नदी, जानवी, सुरसरी। देव नदी, जानवी और सुरसरी किसका है? तो गंगा का है। तो भारती किसका है? तो भारती जो है वो सरस्वती का है। भारती किसका है? तो सरस्वती का है। ठीक है, सरस्वती माता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब 96 से लेकर 100 तक का आंसर देना है। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स को पढ़ के और उसका आंसर देना है। ठीक है, तो अब इसका फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ना है। आज के युग में इंसान निजी खाली स्थान के लिए, तो खाली स्थान पर क्या आएगा? तो 96 का आंसर होगा ए, यानी कि स्वार्थ। तो आज के युग में इंसान जो है निजी स्वार्थ के लिए पर्यावरण के साथ खेल रहा है। वह इसका क्या कर रहा है? वह इसका क्या कर रहा है? तो आगे बढ़ते हैं। तो वह इसका 97 का आंसर क्या होगा? तो 97 का आंसर होगा डी, वह इसका दुरुपयोग कर रहा है। क्या कर रहा है? तो दुरुपयोग कर रहा है। ठीक है, अब ऊपर पढ़ते पढ़ते और आप लोग इसका आंसर दे दीजिएगा, बहुत आसान है। तो इसको आप लोग पढ़ के बस 2 क्वेश्चन और बचा है, उसको पढ़ के आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, 98 का आंसर क्या होगा? तो 98 का आंसर होगा डी। क्या होगा? डी होगा, यानी कि कटाई। ठीक है, कटाई। और इसका 97 का तो दुरुपयोग बता ही दिए हैं, और इसका कटाई होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन, 99 का आंसर क्या होगा? तो 99 का आंसर होगा डी, यानी कि खराब। और 100 का आंसर क्या होगा? 100 का आंसर होगा डी, यानी कि दुष्प्रभाव। ये उस खाली स्थान को फिल इन द ब्लैंक्स को पढ़ लीजिएगा और ये पांचों का आंसर दे दीजिएगा। इसमें तो एक भी गलती होगा ही नहीं। ये जो खाली स्थान वाला है और जो काव्यांश वाला जो है, तो दोनों में 5-5 क्वेश्चन पूछेगा, उसमें तो गलत होने का कोई चांस ही नहीं बनता, क्योंकि पढ़ के उसी में से देख कर उसी में से क्वेश्चन को टिक कर देना। ठीक है, तो दोस्तों ये सेट नंबर 5 था। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सेट नंबर 6 की ओर। और उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर सेट की ओर। 6 नंबर सेट, तो इसका 6 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? तो पहला क्वेश्चन कहता है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। बताइए, कर्मठ। कर्मठ का विलोम क्या होगा? बताइए। तो 31 का आंसर क्या होगा? 31 का आंसर होगा डी। क्या होगा? डी, यानी कि कामचोर। एक तरफ बोल रहा है कि वो कर्मठ है, ठीक है, और दूसरे तरफ बोल रहा है कि वो कामचोर है। ये दोनों एक दूसरे के उल्टा हो गए, यानी कि विलोम हो गया। नेक्स्ट, अब बोल रहा है कि परवाची। परवाची को छटना है, यानी कि वर्षा। वर्षा का परवाची क्या होगा? तो 32 का आंसर क्या होगा? 32 का आंसर होगा बी। 32 का आंसर बी क्या होगा? बी, यानी कि पावस। क्या होगा? पावस होगा। नेक्स्ट, 33 नंबर, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो 15 दिन में एक बार होता है। जो 15 दिन में एक बार होता है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो 33 का आंसर क्या होगा? 33 का आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, यानी कि पाक्षिक। यानी कि क्या होगा? तो पाक्षिक होगा। नेक्स्ट, 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिए गए शब्द के परिवाची शब्द का चयन करें। तो परिवाची, वस्त्र का परिवाची क्या होगा? तो 34 का आंसर होगा ए, यानी कि कपड़ा। क्या? तो कपड़ा होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ है। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 35 का आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा? तो बी होगा, यानी कि परास्त करना। क्या करना? तो परास्त करना। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जिसमें कोई त्रुटि है। आज मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया। आज मैं आपके दर्शन करके क्या हो गया? तो धन्य हो गया। तो इसमें से किसमें गलती है? तो 36 का आंसर होगा ए, करके धन्यता। करके धन्यता में गलती है। करके धन्यता में गलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्या कहता है? 37 नंबर, तो दिए गए वाक्यों का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो जब धन की आवश्यकता होती है तब किसी से उधार मांगने का नौबत आ जाती है।
तो कहां पर गलती है, इसमें कहां पर गलती है? तो 37 का आंसर होगा ए, उधार मांगने का नौबत आ जाती है, उधार मांगने का नौबत आ जाती है, ये गलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। बताइए इसमें से सही कौन लिखा है? तो 38 का आंसर क्या होगा? 38 का आंसर होगा ए, हस्तलिखित। क्या? तो हस्तलिखित ये सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द छांटना है, तो 39 का आंसर क्या होगा? 39 का आंसर होगा बी, चिकित्सालय। चिकित्सालय कैसे लिखा था? तो इस तरीके से लिखा था, चिकित्सालय। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भगवान विष्णु ने एक अवतार कुर्म के रूप में भी लिया था। किस रूप में? तो कुर्म के रूप में भी लिया था। उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त कुर्म शब्द का पर्याय क्या होगा? तो 40 का आंसर क्या होगा? 40 का आंसर होगा बी, यानी कि कछुआ। कुर्म का मतलब क्या होता है? तो कछुआ होता है। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द चुनिए। भाप के कारण होने वाला अंधेरा, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? भाप के कारण होने वाला अंधेरा, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो 41 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि धुंध। भाप के कारण होने वाला अंधेरा के लिए एक शब्द क्या होगा? धुंध होगा। नेक्स्ट, हम किसी भी चीज को 2 से 3 बार बोल रहे हैं, इसका पीछे एक ही कारण है कि क्लास में ही आपको अच्छे से याद हो जाए। क्योंकि देखिए एग्जाम बहुत नजदीक है, हम बात के लिए छोड़ेंगे तो वो ऐसे ही रह जाएगा। हम सोच रहे हैं कि हम यहीं पर आपको याद करवा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सपेरा में कौन सा प्रत्यय है? बताइए सपेरा में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय जो है वो शब्द के पीछे लगता है। ठीक है, चलिए तो 42 का आंसर होगा क्या? डी, एरा। सपेरा में कौन सा प्रत्यय है? तो एरा प्रत्यय है। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है निम्नलिखित में से? तो 43 का आंसर क्या होगा? 43 का आंसर होगा ए, यानी कि सुंदर, सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम। सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम, ये सही क्रम है। ठीक है, नेक्स्ट 44 नंबर, पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? कोई कहता है ना कि उसने पट्टी पढ़ा दिया, तो उसका अर्थ क्या होता है? तो 44 का आंसर होगा सी, यानी कि बुरी राय देना, बुरी राय देना। नेक्स्ट, किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं? बताइए 14 वर्ण होते हैं किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में? तो 45 का आंसर क्या होगा? 45 का आंसर होगा सी, यानी कि मंदाक्रांता। मंदाक्रांता में होता है, किसमें? तो मंदाक्रांता में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। कितना अच्छा से लिखा गया है। कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। उपयुक्त पंक्ति में किस काव्य का गुण समावेशित है? तो 46 का आंसर क्या होगा? 46 का आंसर बी, यानी कि माधुरी गुण। कौन सा गुण? तो माधुरी गुण। ठीक है। नेक्स्ट 47 नंबर, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? बताइए विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो 47 का आंसर होगा डी, जुगुप्सा या घृणा। जुगुप्सा या घृणा। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उपमेय तथा उपमान को एक मान लिया जाता है तो कौन सा अलंकार होता है? तो बताइए 48 का आंसर क्या होगा? 48 का आंसर होगा डी, रूपक अलंकार। याद रखिएगा, जिसमें उपमेय और उपमान को एक मान लिया जाता है उसमें रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट, खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में कौन सा अलंकार है? बताइए इतना अच्छा अच्छा हम अलंकार आपको पढ़ा रहे हैं। खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में, तो कौन सा अलंकार है? तो 49 का आंसर क्या होगा? तो 49 का आंसर होगा बी, यानी कि रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार। नेक्स्ट 50 नंबर, खंजरीर नहीं लखी परत, खंजरीर नहीं लखी परत, कुछ दिन साची बात, बाल दग्रम समहीन को, करण मनोतप जात। वाह, बताइए 50 का आंसर क्या होगा? तो 50 का आंसर होगा बी, यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार? तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट, काव्य रति के कितने भेद होते हैं? बताइए काव्य रति के कितने भेद होते हैं? तो 51 का आंसर होगा डी, कितना? डी, यानी कि 3। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। जल, प्राण, पुत्र, जल, प्राण, पुत्र, इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? तो 52 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि जीवन। जीवन के ये सब अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? हार की जीत, तो 53 का आंसर क्या होगा? डी, सुदर्शन। कौन? तो सुदर्शन। नेक्स्ट,
इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है, बताइए सर्वनाम शब्द कौन सा है। तो 54 का आंसर क्या होगा, 54 का आंसर होगा डी, यानी कि कौन। कौन जो है वो सर्वनाम है, ठीक है। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है, बताइए। तो 55 का आंसर क्या होगा, 55 का आंसर होगा ए, विशेष के अनुसार। किसके अनुसार, विशेष के अनुसार। नेक्स्ट, इनमें से मधुशाला के लेखक कौन है, बताइए मधुशाला के लेखक कौन है। बहुत ही आसान है, बता दीजिए। तो 56 का आंसर होगा ए, हरिवंश राय बच्चन। कौन, हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट 57 नंबर, आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग होता है, आदरणीय व्यक्तियों के लिए, बताइए। 57 का आंसर क्या होगा, तो 57 का आंसर होगा बी, यानी कि बहुवचन। क्या, बहुवचन। नेक्स्ट, अल्पायु में कौन सा प्रत्यय है, अल्पायु में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय जो है वो शब्द के पीछे लगता है, उपसर्ग जो है वो शब्द के आगे लगता है, ठीक है। तो अल्पायु में, तो 58 का आंसर क्या होगा, 58 का आंसर होगा सी, यानी कि आयु। अल्प प्लस आयु यानी कि अल्पायु। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है, बताइए कौन वर्तमान काल का नहीं है। तो 59 का आंसर क्या होगा, सी, यानी कि आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल, ये भूतकाल में चल गया, ठीक है, भूतकाल में चल गया। नेक्स्ट, और 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मूल अकर्मक धातु के साथ प्रत्यय जोड़कर, मूल अकर्मक धातु के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातु कहलाती है, बताइए। तो 60 का आंसर क्या होगा, 60 का आंसर होगा बी, साधित अकर्मक धातु। साधित सकर्मक धातु, ठीक है, साधित सकर्मक धातु। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उप विराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है, बताइए। तो 61 का आंसर क्या होगा, ए, ये डबल डॉट, इसको सेमीकोलन भी बोलते हैं, और ये उप विराम है, ठीक है, उप विराम। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द सरल का विलोम है, बताइए सरल का विलोम कौन है। तो 62 का आंसर क्या होगा, सी, यानी कि जटिल। एक तरफ सरल है तो एक तरफ जटिल है। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तटस्थ चिंतन से क्या अभिप्राय है, तटस्थ चिंतन से क्या अभिप्राय है। तो 63 का आंसर होगा सी, यानी कि निष्पक्ष होकर सोच विचार करना, निष्पक्ष होकर सोच विचार करना। नेक्स्ट, अस्थाई भावों की संख्या कितनी होती है, बताइए। 64 का आंसर क्या होगा, 64 का आंसर होगा डी, 9। कितना, तो 9 होता है अस्थाई भाव की संख्या। नेक्स्ट, महाप्राण व्यंजन नहीं है, बताइए इसमें से महाप्राण व्यंजन कौन नहीं है। तो महाप्राण और अल्प प्राण, आपको बताया था ना क्या होता है। तो महाप्राण और अल्प प्राण, देखिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या होता है, तो महाप्राण होता है, और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है, तो अल्प प्राण होता है। जैसे क, ख, ग, ग, अंग, ठीक है। तो इसमें से जो ख और घ है ये महाप्राण है, और क, ग, अंग क्या है, तो अल्प प्राण है। तो उसी तरह बताइए महाप्राण व्यंजन कौन नहीं है। तो 65 का आंसर होगा ए, 65 का आंसर होगा ए, ठीक है, क्यों, ये अल्प प्राण है, ठीक है, अल्प प्राण है। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भर पेट शब्द में निम्न में से कौन सा समास है, बताइए। तो 66 का आंसर होगा सी, क्या होगा, सी, अव्ययी भाव समास। क्यों, क्योंकि देखिए आज हम ठीक बताए थे कि अव्ययी भाव समास में आगे भर लगा होगा, ठीक है, आगे भर लगा होगा, ठीक है, तो अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट, रसोइये ने आज क्या किया, बताइए। उपयुक्त विदेशज शब्द से वाक्य पूर्ण कीजिए। तो रसोइये ने क्या किया। तो 67 का आंसर बी, रसोइये ने सूप नहीं बनाया। बताइए कैसा रसोइया था कि उस सूपे नहीं बनाया। नेक्स्ट 68 नंबर, पड़ोसी देश में भूकंप और सुनामी से भारी क्षति हुई। पड़ोसी देश में भूकंप और सुनामी से भारी क्षति हुई। उपयुक्त अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करें। तो इसमें शुद्ध रूप कौन सा होगा। तो 68 का आंसर होगा ए, पड़ोसी देश में भूकंप और सुनामी से भारी क्षति हुई, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। तो बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, इसके लिए क्या होगा, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, इसके लिए क्या होगा। तो 69 का आंसर होगा डी, अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। ये अतिशयोक्ति अलंकार में कोई भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कह दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिना सोचे समझे किसी भी बात पर विश्वास करने के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त मुहावरा क्या है। तो 70 का आंसर होगा बी, यानी कि कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होना यानी कि बिना सोचे समझे किसी भी बात पर विश्वास कर लेना। नेक्स्ट, सर्वोत्तम का सही संधि विच्छेद क्या है। सर्वोत्तम का संधि विच्छेद क्या है। तो 71 का आंसर होगा सी,
यानी कि सर्वधन उत्तम, सर्वधन उत्तम। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो समास विशेषण विशेष से और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं वह कौन सा समास कहलाते हैं? बताइए 72 का आंसर क्या होगा? तो 72 का आंसर होगा बी, कर्मधारय समास। कौन? तो कर्मधारय समास जो विशेषण और विशेष और उपमेय और उपमान से मिलकर बनते हैं वो कर्मधारय समास कहलाता है। नेक्स्ट मोहन ने कहा कि मैं खेलूंगा, उक्त वाक्य में कर्ता कौन है? तो 73 का आंसर क्या होगा? ये मोहन, मोहन नहीं खेल रहा है। कौन खेल रहा है? तो मोहन खेल रहा है, तो कर्ता वही है। नेक्स्ट 74 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में किसमें आपादान कारक की विभक्ति है? बताइए आपादान कारक की विभक्ति किसमें है? तो 74 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि बिल्ली छत से कूद पड़ी, बिल्ली छत से कूद पड़ी। देखिए यहां पर ध्यान रखिएगा, आपादान में किसी भी चीज का अलगाव का बोध कराता है, अलगाव का। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, बिल्ली छत से कूद पड़ी यानी कि छत से वो अलग हो गई, छत से क्या हो गई? तो वो अलग हो गई यानी कि कूद गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं? बताइए छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो 75 का आंसर होगा बी, 3 प्रकार के। ठीक है, छंद 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट कोई भी छंद किससे विभक्त रहता है? कोई भी छंद किससे विभक्त रहता है? तो 76 का आंसर होगा सी, यानी कि चरणों और यति दोनों में, चरणों और यति दोनों में। नेक्स्ट वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो 77 का आंसर होगा ए, चंद बरदाई, बहुत ही फेमस है चंद बरदाई। नेक्स्ट कलक अरे मैं नेह निहारूं, कलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, इस पंक्ति में कौन सा रस है? बताइए कौन सा रस है? केवल रस का आनंद हम दे रहे हैं, रस का आनंद। तो 78 का आंसर क्या होगा? 78 का आंसर होगा सी, वात्सल्य रस, वात्सल्य रस। ठीक है, और रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस 9 प्रकार के होते हैं। रस जो होते हैं वो कितने प्रकार के? तो 9 प्रकार के। ठीक है, 9 प्रकार के। आम का रस नहीं, रस। 79 नंबर क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। भगवान कृष्ण भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाले हैं। तो 79 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि त्रिकालदर्शी। कौन? क्या? तो त्रिकालदर्शी हैं जो भूत वर्तमान और भविष्य को देख सकते हैं। नेक्स्ट दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड का प्रतिस्थापन करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो 80 का कुणाल अपने धन का भरपूर दुरुपयोग करता है। तो 80 का आंसर क्या होगा? 80 का आंसर होगा ए, अपव्यय। याद रखिएगा, जो ये अंडरलाइन किया गया है इसके स्थान पर क्या आएगा? तो अपव्यय आ जाएगा। कुणाल अपने धन का भरपूर अपव्यय करता है। नेक्स्ट 81 नंबर, इसको भी अंडरलाइन जो किया है उसके जगह पर क्या आएगा? तो सड़क पर पड़ी लावारिस जिस पर संदेह हो वस्तु को छूना नहीं चाहिए। तो 81 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि संदिग्ध। सड़क पर पड़ी लावारिस जिस पर लावारिस संदिग्ध वस्तु को छूना नहीं चाहिए। नेक्स्ट अब रिक्त स्थान को भरना है। तुमने मेहनत नहीं की इसलिए क्या हो गए? तुमने मेहनत नहीं की इसलिए खाली स्थान हुए। तो 82 का आंसर होगा डी, असफल हो गए। तुमने मेहनत नहीं किया इसलिए तुम असफल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आभूषण, आभूषण का परिभाषी क्या होगा? तो 83 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि अलंकार। क्या? अलंकार। नेक्स्ट 84 नंबर, रिक्त, इसको भी भरना है। तो कृपया कूड़ेदान खाली स्थान प्रयोग करें। तो 84 का आंसर क्या होगा? डी, कूड़ेदान का प्रयोग करें, कूड़ेदान का प्रयोग करें। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन कहता है, इसको भी फिल इन द ब्लैंक से भरना है। तो मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत खाली स्थान है, क्या है? तो 85 का आंसर क्या होगा? तो 85 का आंसर होगा डी, मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। ठीक है, नेक्स्ट मैं खाना खा चुका तब वह आया, किस वाक्य का उदाहरण है? बताइए 86 का आंसर क्या होगा? बी, मिश्र वाक्य का। ठीक है, मिश्र वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट किस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं? यानी कि किसी वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा
अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं? तो 87 का आंसर होगा ए, मिश्र वाक्य। क्या? तो मिश्र वाक्य। नेक्स्ट, कछुए ने खरगोश को हरा दिया किस वाक्य का उदाहरण है? तो 88 का आंसर क्या होगा? 88 का आंसर बी, सरल वाक्य। देख रहे हैं एकदम सरल है, कोई दो वाक्य को इसमें जोड़ा नहीं है। कछुए ने खरगोश को हरा दिया, सरल वाक्य। नेक्स्ट, 89 से 93 तक क्वेश्चन है। ये क्या है? तो गद्यांश है। ठीक है, क्या है? तो गद्यांश से इसको पढ़ के और उत्तर देना है। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। बहादुर अमरकांत की एक सशक्त कहानी है। इसमें मझोले शहर के नौकर की लालसा का बड़ी व्यवसायी से चित्रण हुआ है। बहादुर एक निम्न मध्य वर्ग का नेतृत्व करता है। वह एक परिवार में नौकर है। नेपाली युवक को जो अमीरों के घर होटल में सेवक का काम करते हैं उन्हें बिहार उत्तर प्रदेश बहादुर कहकर संबोधित किया जाता है। नेपाली युवकों के लिए बहादुर शब्द अत्यधिक प्रयोग होता है। इस कहानी का पात्र बहादुर भी नेपाली मूल का ही युवक है। बहादुर नेपाल का रहने वाला युवक था। वह एक नेपाली गवई गोरखा था। नेपाली गवई गोरखा था। उसके पिता युद्ध में मारे गए। उसके परिवार का भरण पोषण उसकी विधवा माँ ही करती थी। उसकी माँ बड़ी गुस्सैल थी। उसकी माँ बहादुर को प्रतिदिन मारती थी। उसकी माँ की हार्दिक इच्छा थी कि वह घर के कामकाज में हाथ बटाए, किंतु वह गैर जिम्मेवार था। वह प्रतिदिन घर छोड़कर पहाड़ पर जंगलों में चला जाता था। वहां पर चढ़कर चिड़िया के घोंसले में हाथ डालकर उनके बच्चों को पकड़ता, नहीं तो फल तोड़कर खाता। कभी कभी वह पशुओं को चराने के लिए जंगल ले जाता था। यह कहानी बहादुर और साधारण परिवार के लोगों से संबंधित है। इस कहानी के द्वारा अमरकांत जी ने निम्न मध्यम वर्ग के परिवार की सांस्कृतिक और मानसिक स्थिति का चित्रण किया है। इस कहानी में मध्यम वर्ग की मानसिकता, रहन सहन, आचार विचार, व्यवहार एवं गैर जिम्मेवारी का वह चित्रण उभर कर आता है। बहादुर के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए लेखक ने उनकी विवस्था, जीवटता, कर्मठता, ईमानदारी का सफल चित्रण किया है। अनेक समस्याओं बीच वैचारिक मतभेदों, शंकाओं, ठसक और लापरवाही से भरा हुआ जो मध्यम वर्ग की स्थिति है उसका सही रेखांकन इस कहानी में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो 89 कहता है कि लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया है। तो 89 का आंसर क्या होगा? 89 का आंसर होगा बी। क्या होगा? तो बी होगा, यानी कि पत्नी की नौकर रखने की रट के कारण, पत्नी की नौकर रखने की रट के कारण। नेक्स्ट, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना जरूरी हो गया है। तो 90 का आंसर क्या होगा? 90 का आंसर होगा सी, यानी कि पत्नी की सवेरे से शाम तक की खटनी को देखकर। नेक्स्ट, 91 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर तोड़ दिया। तो 91 का आंसर क्या होगा? तो डी होगा, यानी कि उपरोक्त सभी। लेखक के पुत्र द्वारा पिटाई के कारण, मालकिन की तमाचाबाजी के कारण और चोरों के झूठे आरोप के कारण। नेक्स्ट, 92 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है? बताइए, सबको पछतावा क्यों होता है? तो 92 का आंसर होगा बी। क्या होगा? तो बी, यानी कि कर्मठ नौकर न मिलने के कारण। नेक्स्ट, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो 93 का आंसर क्या होगा? 93 का आंसर होगा ए, यानी कि नेपाल का रहने वाला था। ठीक है, ये सब गद्यांश पढ़कर हम लोगों ने उत्तर सही कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये 94 से लेकर 98 तक क्या है? तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको पढ़कर और 94 से 98 तक का आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। महादेवी ने इसी समाज में मजबूती से पांव रोप कर अपने खाली स्थान की खोज की। किसकी खोज की? तो 94 का आंसर क्या होगा? 94 का आंसर होगा ए, यानी कि व्यक्तित्व। क्या? तो व्यक्तित्व की खोज की। व्यक्तित्व की खोज ही नहीं, उसकी खाली स्थान की भी। क्या? तो 95 का आंसर क्या होगा? तो 95 का आंसर होगा ए, यानी कि सार्थकता। याद रखिएगा, सार्थकता की भी खोज की। कदाचित
इसी कारण उसकी भावुकता में भी एक है। खाली स्थान क्या है? तो आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 96 का आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, यानी कि दृढ़ता। क्या? तो दृढ़ता। और इस फिल इन द ब्लैंक्स को पढ़कर आप लोग नीचे का 3 से 4 क्वेश्चन जो है इसको आप लोग सही कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 97 का आंसर क्या होगा? 97 का आंसर क्या होगा? तो 97 का आंसर होगा बी, यानी कि आधार। क्या? तो आधार। और 98 का आंसर क्या होगा? तो सी, यानी कि मार्मिक। क्या? तो मार्मिक। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो 99 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि शब्द को। किसको? शब्द को। नेक्स्ट, हिंदी भाषा में कुल कितने लिपियां हैं? बताइए कितनी लिपि हैं? तो 52। कितनी लिपि है? तो 52। तो दोस्तों ये सेट नंबर 6 था, इसको भी मैंने कंप्लीट करवा दिया। और लगातार मैं लगा हुआ हूं क्योंकि आप लोग का जो एग्जाम है वो एकदम सर पर है। ठीक है, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करना है। लापरवाही कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो लापरवाही नहीं करना है। और इसके लिए तो आप निश्चिंत रहिए क्योंकि एग्जाम से बहुत पहले मैं सारा सेट कंप्लीट करवा दूंगा और बहुत सारा सेट कंप्लीट करवा भी चुका हूं। ठीक है, तो आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर मेरा प्ले लिस्ट देखिए और वहां पर बहुत सारा वीडियो हम करवा चुके हैं, बहुत सारा सेट डिस्कस करवा चुके हैं। वो एग्जाम से पहले सारा सेट देख लीजिएगा, बहुत ही फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो भी चीज है ये हम अपनी तरफ से नहीं करवा रहे हैं, ये रुक्मणी प्रकाशन का बनाया हुआ सेट है जो कि एक्सपर्ट लोग बैठकर बनाते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और मैं रोज आप लोग के लिए एक नया सेट लेकर आता हूं, तो कल भी लेकर आऊंगा। धन्यवाद।